बंगाल में ना सबसे बड़ी बात अभी क्या क्या होने वाली है। जिस तरह से दादा यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पे फतेह हासिल किया है, अब हमें बांग्लादेश में ना अननोन मैन की ना जो एक्टिविटी है बहुत ज्यादा दिखेगी। क्योंकि जहां तक हमें इस रिपोर्ट्स के बारे में पता है कि वहां पे ना जो एकदम मतलब रेडिकल मुस्लिम थे ना, वही बरोबर बंगाल के ना बॉर्डर साइड के इलाके पे जीते हुए हैं। अब ये जीते हुए हैं या इनको फंडिंग किया गया था भारत की तरफ से एक विशिष्ट पार्टी द्वारा, ताकि वहां पे उत्पात मचाने के लिए वो तत्पर रह सके। क्योंकि उनकी इकोनॉमिक्स जो थी ना, वो सब टोलाबाजी, वो सब इलीगल काव यानी कि जो हमारी गौ माता है उनको वहां पे स्लाटर करना, फिर वहां से गांजा ड्रग्स ये लाना, ऐसे बहुत सारी चीजों से वहां पे ना इलीगल काम होते थे। अब वो काम ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे आएंगे। देखो, ये कोई 6 महीने या साल भर का काम नहीं है, ये सालों साल लग जाएंगे। ठीक है। और याद रख के चलना, भाजपा ऐसी पार्टी है ना, अपने विरोधियों को इस्तेमाल करती है। हमेशा एक बात को याद करना तुम, भाजपा के पास है ना वो सारी फाइल्स है, सारी फाइल्स है। उनके विरोधी क्या क्या गलत काम करते थे, कहाँ कहाँ करते थे, उनके पैसे, उनके किन किन लोगों के पास उन्होंने वो पैसे जमा करने के लिए रखे हुए हैं, ये सारी मतलब ए से लेकर जेड तक है ना भाजपा के टॉप मोस्ट लीडर से लेकर अभी शिवेंद्र अधिकारी के पास भी ना वो सारी फाइल्स आएंगी। एक एक करके आएंगी, सारी एक साथ नहीं आएंगी। और याद रख के चलना, अब वो इसका इस्तेमाल किस लिए करेंगे? टीएमसी को खत्म करने के लिए नहीं, खोखला करने के लिए। सबसे पहला, आप अगर भी आप देखेंगे ना, तो वहां पे राज्यसभा के लिए इलेक्शन होगा, तो उनको वोट चाहिए रहेगा। दूसरा, भाजपा अपनी जमीन वहां पे फैलाएगी, यानी अपने कार्यकर्ताओं को वहां पे फैलाएगी। हालांकि अभी इसके बाद तो मैं क्या बोलूं फैलाने के लिए, बिकॉज ऑफ इसके बाद का जो लोकेशन बचा हुआ है सीट जीतने के लिए ना, वो मुस्लिम मोहल्ला है, तो वहां पे बहुत कम पॉसिबल है। लेकिन जहां पे वो ज्यादा मार्जिन से जीती हुई है, वो वहां पे भी स्टडी करती है। और जहां कम मार्जिन से जीती है वहां तो डेफिनेटली करती है। और जहां हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा होने के बाद भी हार गई है, वहां तो उनके कार्यकर्ता सब एक्टिवेट हो भी गए रहेंगे। समझे कि नहीं? बंगाल के बारे में हम मतलब हमारे पास तो 3 साल तक है ना पूरा कंटेंट भरा हुआ रहेगा। आया समझ में? अब मैं आपको इसके बाद में ना उत्तर प्रदेश लेके जाता हूँ, बाबा के पास। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ना सिंपली से ना एकदम आपको है ना एनालिसिस करके बताता हूँ। हम सबको पता है, आपको भी पता है, महाराज जी को यानी कि योगी जी को वहां से अ, हटाने के लिए, मतलब मैं कह रहा हूँ भाजपा को हराने के लिए वहां पे वोटिंग नहीं होगी इस टाइम पे। समझे कि नहीं? और वहां पे जो जनता है ना, वो योगी जी को जिताने के लिए वोटिंग करेगी, भाजपा को नहीं। और वहां पे जो पार्टी के अधिकारी है ना, वो भाजपा को जिताना चाहेंगे पर योगी को हराना चाहेंगे। आया समझ में? और जहां तक हमें लग रहा है ना, मोटा मोटी कहने जाऊंगा ना, तो जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने भी अपना स्टैंड है ना थोड़ा सा हिंदुत्व की तरफ सॉफ्टनेस को अप्लाई किया है, ये उनके लिए थोड़ा अच्छा भी है। लेकिन जहां तक लग रहा है मुझे ना, वो अपने जितने भी प्रवक्ता है ना, उन सारे प्रवक्ताओं को चेंज करें। और वो सारे प्रवक्ताएं मोस्ट ऑफ द ना 60% हिंदुत्व पे रहे, और 25% सेक्युलर पे रहे, और 10 से 15% इस्लामिस्ट पे रहे। क्योंकि उनके प्रवक्ता ही सबसे ज्यादा उनका वोट खा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऑन ग्राउंड उनके कार्यकर्ता, उनकी जितने भी बैकग्राउंड सपोर्टर जो भी है, वो तो काम कर ही रहे हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो करता है ना, वो कौन है मालूम है? वो उनके टेलीविजन पर बैठे हुए प्रवक्ता है। क्यों? क्योंकि उनके वीडियो लाइव रहते हैं, रिकॉर्डेड रहते हैं। उनमें से कोई भी छोटा सा क्लिप भी अगर उनको मिल जाता है, भाजपा बहुत माहिर है फैलाने के लिए। समझे कि नहीं? और मैं फिर से कहता हूँ, यूपी का चुनाव इसलिए दिलचस्प है ना, उनका थर्ड टर्म है। सब लोग कहते हैं कि भाजपा में जब थर्ड टर्म किसी सीएम का होने आता है ना, तो वो उसको सेंट्रल में ले लेती है। बट मोदी जी का इसके बाद का और एक टर्म्स है, अगर वे जीतती है तो। इसलिए योगी जी है ना, वो कंटिन्यू करेंगे, बट कंप्लीट करने से पहले वहां पे कुछ तो होगा। ठीक है। और अब मैं आपको ना तमिलनाडु लेके जाता हूँ, जहाँ पे हमारे विजय जी, सी जोसेफ विजय जी ने सीएम का पोस्ट को हाथ में लिया है। अब देखिए, मैं आपको ना एक सीधी सी बात कहता हूँ, सी जोसेफ विजय जी हैं,
उनका एकदम सिंपल काम है वहाँ पे। उनका 90% फोकस इस चीज पे रहेगा कि जो उन्होंने वादा किया है उसे वो कैसे पूरा करे। आया समझ में? तमिलनाडु की जनता है, क्वालिफाइड भी है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जिस तरह से पॉपुलेशन का डिक्लाइनेशन है, जो विजय जोसेफ है, मुझे लग रहा है कि वो इसके ऊपर स्टडी करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि ना पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज कैसे हो। और दूसरा बड़ी बात उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है ना कि उन्होंने जिस पक्ष के साथ हाथ मिलाया हुआ है वे कभी भी जा सकते हैं। अब जिस तरह से एआईडीएमके का दो हिस्सा हो चुका है, मतलब वो टूट गया है, ठीक है ना। तो एक बात हमेशा याद रखिए, उसका टूट जाना उनके जो वोटर्स हैं उनमें भी बिखराव होता है। और ये वोटर का बिखराव पीवीके की तरफ तो हो ही सकता है, लेकिन भाजपा यहाँ पे अपनी जमीन तलाश नहीं रही है, क्लीन कर रही है। याद रख के चलो। केरला में भी ना भाजपा के हिंदू वर्कर बहुत सारे हैं, पर कैसा है, उनमें वो विश्वास नहीं है कि भाजपा आ सकती है। उसी तरह से तमिलनाडु में भी अंडर करंट है पूरा भाजपा के हिंदू वोटर, पर उनको वो प्लग नहीं मिल रहा है। और जहां तक सब लोग को पता है कि ना कि वहां पे जो अन्नामलाई है वो बहुत पावरफुल प्लग एंड प्ले करेंगे, यानी कि वही मेन करंट को सप्लाई करने वाले बंदे हैं। तो अब देखते हैं आने वाले समय में उनको ये पूरा लीडरशिप मिलेगा या कैसा रहेगा करके। लेकिन विजय जोसेफ के लिए ना सबसे बड़ा चैलेंज है ना, उनकी कोई पार्टी नहीं है, बिकॉज ऑफ जनता ने सरासर नकारा हुआ है। हाँ, बीजेपी को भी नकारा है, बट बीजेपी उतना सीट लड़ी ही नहीं थी। लेकिन अन्नामलाई वहां पे चैलेंजिंग हो सकते हैं। पर अगर अन्नामलाई जी ने अपना माइंड चेंज करके कहीं उन्होंने भी कोई पार्टी पे ही अपना चले गए या तो नई पार्टी खोली, तो ये बहुत बहुत बड़ा राजनीति को वहां पे ना एक भूचाल जैसा हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्योंकि उनको भी आपका पूरा तमिलनाडु और पूरा देश जानता है। दोस्तों, एक राष्ट्रवादी होने के नाते मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा, मेरे वीडियो को व्यू तो नहीं आता, लेकिन अगर आता रहेगा तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मैं आज छोटा हूँ, कल मेरा चैनल ग्रो करेगा, मैं आपको भूलूंगा नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।